नमस्कार, मैं अशोक व्यास हैरम्ब स्टूडियो पर आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं एक विशेष प्रस्तुति में जिसमें आपको गर्व होने वाला है कि भारत जहां अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के साथ साथ धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। डॉक्टर प्रदीप श्रीधर जी के साथ में मैं बैठा हूं आगरा में और आयोजन एक ऐसा हुआ जिसका संबंध संस्कृति से भी है और साथ में गौ माता के साथ भी है, पर उसके अलावा इस पूरे आयोजन में सबको जोड़ने वाली जो आपकी भावना है उसको मैंने साक्षात देखा। तो आप बताएं, जो बाहरी लोग होते हैं जो एकेडमिक फील्ड से जुड़े नहीं होते हैं उनको लगता है ये इन आयोजनों का कोई ख़ास औचित्य या इसकी सार्थकता नहीं है, तो आप अपने अनुभव से इतना आयोजन आपने किए हैं, क्या महत्व इसका आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि आयोजनों का महत्व होता है। जैसे हम अपने इस आयोजन की बात करें, आपके आगमन की बात करें, लंदन से गुरुकुल यूके नाम से एक संस्था चलाती हैं श्रीमती इंदु बारोट जी, उनकी बात करें, तो हमारा जो विद्यार्थी है, मैं ये सार्वकालिक बात कर रहा हूँ। हमारा विद्यार्थी भारत में है, कोई विद्यार्थी जापान में है, कोई मॉरिशस में है। तो जब तक हम अपने संस्थान में और अपने शहर में और अपने देश में कोई आयोजन कर रहे हैं तो हमको हमारी सीमाएं वहाँ तक बंध जाती हैं। लेकिन जब हम बाहर के लोगों को सुनते हैं, आज जैसे हमने भारत में आयोजन किया आगरा विश्वविद्यालय में, और हमने जो बाहर से विद्वानों को बुलाया, जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको ही बुलाया, तो आप लंदन में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, एक हैरम्ब आर्ट एंड कल्चर सेंटर के नाम से संस्था चलाते हुए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में, गीता के बारे में, भागवत के बारे में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे हमारे विद्यार्थियों को ये ज्ञान मिला कि केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका में और लंदन में भी और कनाडा में भी हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम संस्कृत की बात करते हैं, हम गीता और भागवत की बात करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से इंदू जी का मैंने अभी जिक्र किया था। इंदू जी गुरुकुल यूके नाम से एक संस्था चलाती हैं जो लंदन में जो शोधार्थी हैं या इच्छुक हैं, जिज्ञासु जन हैं, उनको हिंदी और संस्कृत सिखाने का काम करती हैं। तो संस्कृत हमारी देववाणी है, तो अगर उसको हम भारतीय तो महत्व जो दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर लंदन में संस्कृत की बात होती है, अमेरिका में बात होती है, हम लोगों के साथ अन्य विद्वान ऑनलाइन भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, कनाडा से लेके मॉरिशस तक जब बात होती है संस्कृत की, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है, उसकी उपादेयता और बढ़ जाती है। और हमारा विद्यार्थी ये समझता है कि सब हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस और समझ में आती है कि केवल हम ही, जैसे कुएं का मेंढक होता है, कुएं में ही हम लोग अगर रह रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम बाहर की देश दुनिया में देखें कि वहाँ भी क्या क्या हो रहा है। बहुत ही सुंदर आपने बताया और मुझे खुद अनुभव हुआ कि परिधियाँ तोड़ने में जो शिक्षा भूमिका निभाती है वो कैसे साकार की जाती है जब अलग अलग चिंतन, अलग अलग अनुभवों की धरती से होकर आता है और एक मंच पर उसको आप सुनते हैं तो एक ऊष्मा बनती है, एक ऊर्जा बनती है। और इस दिशा में मैं जो वाइस चांसलर हैं आशु रानी जी, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद आपके साथ देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति से भी एक गरिमा कार्यक्रम की और बनती है, गांभीर्य और जो उनकी निष्ठा है वो भी उनके वक्तव्य से आई। इस बात को लेते हुए एक आयोजक के रूप में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है और सबसे बड़ा संतोष क्या होता है? देखिए, कोई भी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उसमें जब तक हमारा जो मुखिया है, जो हमारे परिवार का मुखिया है, जैसे हमारे विश्वविद्यालय की कुलगुरु कहलाती हैं कुलपति जी, तो जैसे कुलपति हैं प्रोफेसर आशु रानी जी, जब तक हमको ऊपर से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता, चाहे वो देश के संदर्भ में बात करें, राजनीति के संदर्भ में बात करें, अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो उसका मंत्री कुछ नहीं कर सकता, अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो उनके मंत्री कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमको ऊपर से सहयोग मिलता है, जब हमको कुलपति के स्तर से, कुलाधिपति के स्तर से सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो हम अधिक मनोयोग के साथ अपना कार्य करते हैं। एक चीज़। दूसरा ये कि कोई कार्य करने का संकल्प लिया, कोई किसी आयोजन का संकल्प लिया, ऊपर से सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारी पहली सफलता प्राप्त हो गई। उसके बाद जो हमारी संस्था है, जैसे यहाँ आप जिस विद्यापीठ में बैठे हैं, यहाँ के शिक्षक हैं वो धुरी, जो पूरे मनोयोग के साथ, प्रण के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी टीम लगी हुई है।
तो जब पूरी टीम मिलकर कोई काम करती है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। और आयोजन के बाद उसकी उपलब्धि के रूप में हम लोग पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं, पूरे देश विदेश में प्रकाशित होती हैं, संपादित आलेख प्राप्त होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, समाचारों में खबर आती है। तो ये सब भी प्रचार प्रसार का साधन है कहीं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं कि आज से 4-5 वर्ष पहले हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या, ये मैं विश्वविद्यालय की इकाई की बात कर रहा हूँ, लगभग नगण्य हो चली थी। 1, 2, 3, 4 विद्यार्थी रहते थे हमारे संस्कृत विभाग में। पिछले दिनों में डॉक्टर वर्षा रानी जी से आपकी भेंट हो चुकी है, वो उनका अगर लगभग 4 वर्ष पहले नियुक्ति हुई थी, तो उन्होंने बहुत मेहनत की इस डिपार्टमेंट के लिए और लगातार संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित कराना। संस्कृत संभाषण शिविर में 4 वर्ष के बच्चे से लेकर 70-75 साल तक के वय तक के बुजुर्गों ने भी संस्कृत सीखी। 80-80, 90-90 लोगों का शिविर लगता था। संस्कृत में प्रतियोगिताएं आयोजित कराना और संस्कृत के लिए बहुत काम किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास एमए में संस्कृत में 18 बच्चे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आज संस्कृत को लेके कोई आगे नहीं आना चाहता, सबको ये लगता है कि संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों को हमने तोड़ा है। बीए में हमारे पास 50 विद्यार्थी हैं संस्कृत में, एमए में 18 विद्यार्थी हैं। तो ये भी लाभ होता है, हमारी प्रवेश संख्या बढ़ती है और बच्चों को के मन में जो एक व्याप्ति हो गई है कि संस्कृत किसी काम की नहीं है, वो जो भ्रांति है वो भी उससे भी बाहर आते हैं। और समाज भी देखता है कि नहीं, अगर हम ये संस्कृत पढ़ेंगे या संस्कृत में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमको हमारा लाभ ही होगा किसी न किसी तरह से। समापन करते हुए मुख्य विषय की तरफ जाता हूँ। अमित जैन जी ने जितना अच्छे ढंग से जो गौ माता से संबंधित शतक मुनि जी का है उसके बारे में बताया, गौ माता की महिमा के बारे में और संस्कृत साहित्य की दृष्टि से जो इस तरह के शतक हैं उस परंपरा के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि जैसे हिंदी में भी भ्रमर गीत काव्य परंपरा चली, कई प्रकार के हमारे कवियों ने भ्रमर गीत काव्य संग्रह लिखे, काव्य लिखे, उसी प्रकार से शतक लिखे गए। उसी प्रकार से संस्कृत में भी शतक परंपरा है। भर्तृहरि के नीति के दोहे हैं और भी कई शतक हैं। शतक मतलब 100 श्लोकों में अपनी बात को परिपूर्ण करना। वो महाकाव्य नहीं होता, वो प्रबंध काव्य भी नहीं होता, मुक्तक काव्य होता है। तो वो हर दोहे का अपने आप में एक अलग अर्थ होता है और वो अर्थ पूर्ण होता है। तो इस प्रकार के शतकों से, जैसे अभी हम मुनि प्रणय सागर महाराज जी की बात करें तो जैसा कि आपने सुना भी अमित जैन साहब को कि बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा पुरुष हैं और अपनी जैन परंपरा की जो भी उनके नीतियाँ हैं, उपदेश हैं, उन सबका पालन करते हुए वो इस प्रकार का लेखन कार्य भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो वर्तमान उनका शतक है गौ वैभव शतकम, तो गाय, गोवंश और गाय की जो महिमा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बताई गई है, उन सब चीज़ों को केंद्रित करके संस्कृत में 100 श्लोक लिखे हैं। और साथ ही साथ उनका संप्रेषण भी भली प्रकार से समाज तक हो सके, इसीलिए हिंदी और अंग्रेज़ी में भी उसका अनुवाद वहीं दिया गया है, जिसमें पूरा गाय के बारे में, गौवंश के बारे में, गाय के जो उत्पाद होते हैं उसके बारे में, पंचगव्य होते हैं उसके बारे में, उससे क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से चिकित्सा पद्धति में लाभ होते हैं, किस प्रकार से आयुर्वेद में लाभ होते हैं, उन सबको दर्शाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो आज वर्तमान संदर्भ में गौवंश के नाम पर जो राजनीति हो रही है और गौवंश की हत्या होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, तो उसके महात्म्य को स्पष्ट करने वाला एक ऐसा हमारे सामने एक मुक्तक काव्य आया है जो समाज को निश्चित रूप से एक दिशा देने वाला होगा। दिशा मिले वो आवश्यक होता है आगे बढ़ने के लिए। और विराम देने से पहले मैं प्रदीप श्रीधर जी का उनके द्वारा जो एक पारिवारिक वातावरण शिक्षा परिसर में जिस तरह से उनके साथियों के साथ बनाया, उसका कुछ लाभ मुझे यूं भी मिला। जैसे यहाँ पर ही भोजन परोसा जा रहा है तो जो साथ में ध्यान रखें पता चला रशियन पढ़ाते हैं और सभी एकदम हिलमिल कर जब कार्य करते हैं तो एक अलग उसकी आभा बनती है। उसका श्रेय आपको भी और मुझे लगता है भारत की माटी को दिया जाना चाहिए। पर अमेरिका से आके जब आप इस तरह के अनुभव से निकलते हैं तो आपको और अधिक आनंद आता है और अधिक उत्साह बढ़ने के साथ ये आशा बनती है
कि जो आने वाला भारत है उसमें यहाँ के विद्यार्थी भी जो हैं उनकी जो सोच है वो ऐसा लगता है कि विकासोन्मुखी है। तो चलते चलते जो विकास भी और विरासत भी, जो बात अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुझे लगता है कि विरासत के बिना जो विकास है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि जो आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी है वो संचित ज्ञान अगर हम स्थानांतरित नहीं करेंगे अपने बच्चों में तो वो ज्ञान यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहता है कि मैं अपने सभी शिक्षक साथी हैं, शोधार्थी हैं, उनको साथ लेके चलता हूँ और उनसे काम करवाता हूँ, क्योंकि वो जब काम करेंगे तभी सीखेंगे। और वैसे भी सही बात यह है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो मैं अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो जैसा आपने कहा ना, रशियन, हमारे यहाँ विदेशी भाषा विभाग है, रशियन, जर्मन, फ्रेंच है, हिंदी है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत है, पत्रकारिता है, सभी के शिक्षक मिलकर काम करते हैं। और किसी भी विभाग की कोई गोष्ठी हो तो पूरी टीम सक्रिय हो जाती है। ये नहीं है कि संस्कृत विभाग के कार्यक्रम है तो खाली संस्कृत विभाग के शिक्षक काम करेंगे, पूरा संस्थान काम करेगा। और जब वहाँ बैठेंगे, देखिए जब बैठेंगे सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे। अगर आज हम गौवंश की बात करते हैं तो हमारे वहाँ विदेशी भाषा के बच्चे भी थे, हमारे भाषा विज्ञान के हिंदी के बच्चे थे, तो सुन रहे हैं। और जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो ग्रहण होता है कहीं ना कहीं। तो ये सब प्रयास है, ठीक है, अच्छा है, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, गति बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गति है तो जीवन है और सदगति है तो कल्याणमय जीवन है। तो ये जो कल्याणमय, सत्यम, शिवम, सुंदरम वाले भाव को लेकर जो कार्य हो रहा है उसके लिए सभी के साथ साथ विशेष करके प्रदीप श्रीधर जी को बधाइयाँ, आभार, धन्यवाद, नमस्कार। शशि जी तालियाँ।